नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हम सर धीरेन्द्र सिंह हैं सर, कानपुर से। बताइए। सर हमने ये काउंसलिंग वगैरह कराई थी और 2008 में हमने हुँ, फॉर्म डाला था। हुँ, हुँ, इसमें विशिष्ट बीटीसी में जगह हुँ, निकली थी हुँ, तो हुँ, सामान्य चयन और विशेष चयन करके। हुँ, हुँ, तो उसमें सर हमारा सामान्य चयन में सिलेक्शन हुआ था। हुँ, हुँ, तो सर हमने इसमें यहाँ पर फतेहपुर में हुँ, हुँ, ज्वाइनिंग कर लिया था, तो यहाँ पर हमारा वो ट्रेनिंग हुआ। हुँ, ट्रेनिंग होने के बाद सर हमने वो टेट 2011 हमने कर नहीं पाया था। हुँ, तो फिर सर वहाँ ज्वाइनिंग रुक गई थी सर। हुँ, और उसमें क्या हुआ था कि एक और दो चार लड़के थे, उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई थी सर। हुँ, और हमारी ज्वाइनिंग रुक गई थी, तो उन्होंने फिर कहा कि टीटी करके लाइए। हुँ, हुँ, फिर हमने 2014 में सर टीटी क्वालिफाई किया है। हुँ, हुँ। तो सर हम लोगों का सर किस उसमें हो पाएगा सर? 2008 में आपकी भर्ती आई थी, उस समय जो कार्यकाल था मायावती जी का था। जी इसके बाद फिर जो है चेंज हो गई सत्ता और सपा आ गई सत्ता में, जी जी फिर उसमें भी नहीं हुआ जी और तब से मैटर लटका हुआ है। जी। और सर हमने 2013 में ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। अच्छा, जी एक्चुअली आप जब इतिहास उठाकर देखेंगे जितनी भर्तियां आती गई हैं उसमें तरह तरह के विवाद जो हुए हैं, जी तो पिछले जितनी भी अब तक के कार्यकाल में जो भी सरकारें रही हैं जी उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दी हैं और आगे बढ़ती चली गई हैं, आगे काम करती गई हैं, पीछे जी का पेंडिंग छोड़ दी हैं। जो भी कोर्ट कचहरी चल रहा है या जो भी मैटर जहां लटका है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। जी जी 2017 में जब जो वर्तमान बीजेपी सरकार आई, इसके जी बाद इन्होंने सारी फाइल मंगा करके सारे मुद्दे सॉल्व करना शुरू किया, जिसके तहत इन्होंने 2017 में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था जी बीएड और शिक्षा मित्र वाला, जी सुप्रीम कोर्ट में था, उसका फाइनल जजमेंट कराया। उस जजमेंट में कहा गया था, आप जब पढ़ेंगे उसको, दोनों जजमेंट को, जी जी तो बहुत विस्तृत ऑर्डर है। उसमें कहा गया कि अब तक बहुत सारे मुद्दे जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जी इस तरह के मुद्दे बार बार आते हैं, तो जी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया है कि नियमावली में सुधार करें, नए नियम बनाएं और जी इस तरह के नियम बनाएं कि इस जो ये विसंगतियां हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, इस तरह की चीजें बार बार न होने पाए। जी तो उसी ऑर्डर के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाया गया है। ठीक है, और ये राज्य सरकार का नहीं, ये केंद्र सरकार का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी इस पूरे भारत के लिए है। सभी जी राज्य, चाहे कोई भी राज्य हो, जी सबके लिए ऑर्डर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ रहे थे, अलग अलग राज्यों से आ रहे थे बार बार, जी तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत ऑर्डर दिया। जी और जो ऑर्डर आया था उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। जी सभी राज्यों में शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। अभी तक तो था कि शिक्षा मित्र या इस तरह की कोई योजना आ गई तो ग्राम प्रधान उसमें नियुक्ति कर रहे हैं। जी कहीं जो बीएसए हैं उनको कुछ अधिकार मिले हुए थे। तो तरह तरह के अधिकार अलग अलग लोगों को मिले हुए थे, जिसका जो है लाभ अलग अलग लोग उठा रहे थे, मनमाना चल रहा था। जी। तो इसीलिए जो है शिक्षक सेवा चयन आयोग हर राज्य में बनाया जा रहा है कि जितनी भी शिक्षक भर्ती होगी, चाहे किसी लेवल पर होगी, निचले लेवल पर या उच्च स्तर पर, जहाँ भी, वो सारी भर्ती वही करेगा। और सर एक चीज पूछना था जरा कि हेलो, बोलिए, सुन रहे कि हैं। जैसे कि हमने फतेहपुर से ट्रेनिंग किया हुआ है, हम्म तो सर क्या फतेहपुर डाइट से ही हमारा होगा क्या? फॉर्म वगैरह जैसे अगर मान लो निकलता है तो आप कहाँ पर? आप जो है, जो भी मन में सवाल हैं, जी पहले एक चीज जो आपने शुरू में बताया है उसको क्लियर कर लीजिए। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके मन में जो सवाल हैं उसके 80-90% जो है सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जब पूरी बात सुन लेंगे आप। जी जी ठीक है। उसके बाद कहीं कोई डाउट रह जाए तो फिर पूछिएगा। ठीक, ओके सर। आप अपनी भर्ती को सिर्फ मत पकड़िए। जी आपको नौकरी जो लेना है वो शिक्षा विभाग में लेना है। जी तो वो विभाग क्या कर रहा है, उस विभाग में क्या हो रहा है, उसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या होने वाला है आगे। जी जी सर। ठीक है। और आप
जो है कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, या हम कोई स्पेशल नहीं है, या कोई तीसरा व्यक्ति कोई स्पेशल नहीं है। विभाग को जो करना होगा वो अपना काम करेगी। उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं कि नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है कि नहीं, उसे अपना देखना होगा। तो सिस्टम को समझ लिया जाए, उसके बाद जो है देखें कि हम उसमें हमारे लिए कोई जगह है या नहीं है। जी ठीक है, तो सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि सिस्टम क्या कर रहा है, क्योंकि सिस्टम में आप जाना चाहते हैं। जी सर। ठीक है, सिस्टम आपके लिए नहीं है, सिस्टम स्कूल के लिए है। जो भी शिक्षा विभाग है ये स्कूलों के लिए है, तो वो अपना स्कूल को लेकर के हर चीज करेगा। जी तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था उसके तहत शिक्षा मित्र को कहा गया था कि 2 मौके दिए जाएं। ठीक है, जी आपने देखा है कि जो 1,37,000 पद रिक्त हुए थे समायोजन से, जी उन पदों पर 2 भर्ती गवर्नमेंट ने निकाला, क्योंकि 2 मौके देने थे इसलिए 2 भाग में बांट दिया गया। जी एक था 68,500, एक 69,000, जी और ये दोनों भर्ती लगभग पूरे हो चुके हैं। छोटे मोटे मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे। जी जी ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उठा के जब पढ़ेंगे जी और एक एक पॉइंट पर जब डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आपको एक एक चीज होता हुआ दिखा होगा जी कि सर। लोगों ने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए उनको नहीं पता है। जी मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम होने वाला और आपने एक लिस्ट बनाया कि ये चीजें होंगी। जी ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने उस लिस्ट को पढ़ा उसको तो पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यही सब हो रहा है। जी जिसने उस लिस्ट को पढ़ा ही नहीं उसे क्या पता है कि अच्छा ये हुआ तो अब आगे क्या होने वाला है। वो हाँ तो जो लिस्ट पढ़ा रहेगा कि क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं, वो तो वही जानेगा ना कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। जी सर। जैसे आप कभी स्कूल में पढ़ाए होंगे, किसी दिन मान लीजिए गांधी जयंती या 26 जनवरी, 15 अगस्त कुछ मना रहे हैं आप, तो उसमें बच्चों के कार्यक्रम हैं और लिस्ट तैयार है। तो जी जिसने लिस्ट देखा हो उसको तो पता है कि अब इस क्लास का ये वाला ग्रुप आएगा, ये प्रोग्राम करेगा। जी और जिसने लिस्ट ही नहीं देखा है उसको तो इंतजार करना पड़ेगा, जो सामने आएगा तब वो देखेगा। तो ऐसे ही जिसने भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है जी वो बिल्कुल अनजान है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल अनजान है, उसके मन में जो अपने सवाल हैं वो उन्हीं में उलझा हुआ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब इस विभाग में हैं और आप परेशान हैं, सालों से परेशान हैं, जी तो एक दिन समय निकाल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए। बोरिंग है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक दिन वो ऑर्डर जिसकी चर्चा बार बार होती रहती उस ऑर्डर को उठाकर पढ़ लीजिए, जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हम जी बार बार कहते हैं कि अगर कोई भी पढ़ लेगा इन चीजों को, जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हम बता रहे हैं और आरटीए, उसे सब समझ में आएगा कि विभाग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीजें होती दिख रही हैं। और दिखेगा किसे, जो जानता होगा कि क्या क्या होना है। जी तो 2 मौके पूरे हो चुके हैं। जी बहुत सारी भर्तियां 2004, 2007, 2008, 2011 की, इसके बाद अखिलेश यादव जी कार्यकाल में जितनी भर्ती आई है सब जो है विवादित हैं। मतलब जितने भी हैं, तो गवर्नमेंट अलग अलग एक एक भर्ती पकड़ करके, एक व्यक्ति को आज, एक व्यक्ति को कल, एक व्यक्ति को परसों, इस तरह से काम न करके, वो जैसे जो जहां रुका हुआ था वैसे ही छोड़ करके जो कोर्ट ऑर्डर था उसके तहत जो कहा गया उन चीजों को पूरा कर रही थी। अब वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जी एक टाइम था कि बीएड प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा था, जी जी। याद है ना, 2011 के बाद बीएड को लेना बंद कर दिया गया था। अच्छा, उसका बंद कर दिया था तो टीटी वगैरह नहीं दे पा रहे हाँ, थे। टीटी भी नहीं दे पा रहे थे। तो अभी 2018 में बीएड को लाया गया है, लेकिन अभी भी इस पर विरोध जारी है लोगों का। बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप, जी जी अखबारों में न्यूज आ रहे हैं। जी ठीक है, तो तरह तरह के लोग हैं, तो एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके कारण हमारा कहीं नुकसान होगा, जी और यही सोच जो है विवाद का कारण बनती है कि तरह तरह के कोर्सेज हैं, तरह तरह के लोग हैं। किसी एक के लिए कुछ होता है तो दूसरा विरोध करता है, उसके लिए कुछ होता है तो तीसरा विरोध करता है, जी जिसका कारण बनता है कि कोई भी भर्ती कहीं न कहीं लटक जाती है, सालों लटकी रहती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई नियमावली बनाइए, विसंगतियों को दूर कीजिए, सब कुछ स्पष्ट कीजिए, भर्ती का आधार क्या हो, कैसे भर्ती होगी। जी तो वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में है, सब कुछ आप जब पढ़ेंगे सब लिखा है। तो 2 मौके पूरे हो चुके हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहता है कि जो मानक है शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, जी
वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और इस पर लगातार जो है न्यूज आते रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हर कक्षा में एक शिक्षक हम देने जा रहे हैं। अब कोई चीज मंत्री जी कह रहे हैं या कोई चीज विभाग कह रहा है या कुछ भी प्लान लेकर आ रहे हैं, एक दिन में नहीं होता है। आप जानते हैं सरकारी काम, जी उसमें थोड़ा समय लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कुछ दिन में हो जाते हैं, कुछ काम महीने लगते हैं, कुछ काम सालों लग जाते हैं। जी अभी हमने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था कि जो है शिक्षा मंत्रालय का एक मीटिंग हुआ है, जी उसमें जो 2014 और 2019 में रखा गया रहा कि हम क्या क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर समीक्षा की गई है। क्या क्या पूरे हो गए हैं वो देखा गया, क्या नहीं पूरे हुए उनको कैसे पूरा किया जाए, और क्या ऐसे हैं जो कि थोड़ा समय ज़्यादा लगने वाला है, तो उसमें अब तक कहाँ तक प्रगति हुई है, सारी चीज़ों की समीक्षा हुई है। पूरा उस मीटिंग का फोटो वगैरह सब कुछ हमने टेलीग्राम पर डाला था। जी अब लोग इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते, उनको बस सीधा हमें नियुक्ति कब मिलेगा। जी भाई विभाग आपके नियुक्ति के लिए नहीं बना है, विभाग नौकरी बांटने के लिए नहीं बना है, विभाग बना है शिक्षा देने के लिए, स्कूलों को चलाने के लिए। सही बात है। तो उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जब उस क्षेत्र में काम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें विभाग को जो जो जरूरत पड़ेगी वो चीजें वो करेगा। सही बात है। आपके घर पर अगर कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ इस फलाने तारीख को जो है एक पार्टी है या कोई प्रोग्राम है, तो उसमें अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि मेहमान भी आएंगे, खाना भी बनेगा, सामान भी खरीदे जाएंगे। ये अंडरस्टूड है कि ये होगा ही होगा, जी है ना। ऐसे ही जब शिक्षा क्षेत्र में कोई काम होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है उसको अगर हम समझ लें तो उसके लिए उनको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है जी वो भी काम होंगे। जब वो कह रहे हैं कि हम जो है शिक्षक छात्र अनुपात कंपलसरी रूप से सब जगह लागू करेंगे कड़ाई से और जल्द से जल्द, और हर कक्षा में एक शिक्षक देंगे, और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। वो जब कह रहे हैं कि हम प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करेंगे, आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट करेंगे, और ये होते हुए दिख भी रहा है, न्यूज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो टीचर रखेंगे। अब सवाल उठता है कि वो टीचर किसको रखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट, कई बार हम चर्चा भी किए हैं, कई बार न्यूज आई है, हमने शेयर भी किया है, जो अंदर की जानकारी होती है वो भी हम शेयर करते रहते हैं, कि उनकी प्लानिंग है कि जो पुराने मुद्दे हैं उन मुद्दों में जो भी व्यक्ति रह गए हैं उनकी एक ही समस्या है, वो चाहते हैं उनको उस वक्त जो भी समस्या के कारण नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याएं थी उनको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो अगर उनको नियुक्ति मिल जाए तो उनका इंतजार खत्म हो जाए, कोर्ट कचहरी का मैटर खत्म हो जाए, है ना। तो जी गवर्नमेंट जो शिक्षक छात्र अनुपात तय किया गया है उसके अनुसार सारे पद भरने की पूरी तैयारी में है। क्रमशः अभी स्कूलों में कुछ न कुछ सुधार किए जा रहे थे। तो पहले उन्होंने शिक्षक रखने पर जोर नहीं दिया, उन्होंने पहला जोर दिया कि स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाए। जी भाई स्कूल अगर चलेगा तो वहाँ पर तीन भाग है, एक स्कूल हो गया, दूसरा बच्चे हो गए, तीसरा टीचर, इतना तो जरूरी है। जी तो बच्चे तो आएंगे स्कूल में, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया कि कैसे नामांकन बढ़ाया जाए। तो अभी आप न्यूज पढ़ रहे हैं कि जितने भी जिले में बीएसए वगैरह हैं उन पर प्रेशर है एडमिशन बढ़ाने के लिए। 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, अखबार में बार बार न्यूज आ रहा है। जी अभी ये लक्ष्य कुछ जिलों में, अभी आज की न्यूज है कि 28 जिलों में जो है ये लक्ष्य जो दिया गया था वो नहीं कर पाए हैं, तो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं क्या जी दिक्कत आ रही है। तो एक तरफ एडमिशन बढ़ाने का अब प्रयास किया जा रहा है। एडमिशन से पहले आप देखेंगे कि कायाकल्प योजना चला करके स्कूलों की व्यवस्था सुधारी गई थी। जी तो पहला जो था एक पार्ट स्कूलों में व्यवस्था सुधारना, कायाकल्प के तहत वो किया गया। फिर अगला नंबर आता है कि स्कूलों में बच्चे होने चाहिए, तो उसके लिए भी किया गया। अब जब बच्चे हो गए हैं, अब तीसरे नंबर पर वो बढ़ रहे हैं टीचर, शिक्षकों की नियुक्ति की तरफ। तो नई भर्ती भी करेंगे वो, और जो पुराने मैटर है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो केंद्र सरकार जिस दिन घोषणा कर देगी, संभवतः मांग चलिए कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है कि केंद्र सरकार घोषणा करेगी। उसके बाद प्री प्राइमरी में भी नियुक्तियां शुरू होंगी, और प्राइमरी में यूपी के अंदर करीब 5 लाख पद खाली हैं। ठीक है, हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं। तो यूपी के अंदर 5 लाख पद खाली है। तो ये जो 5 लाख पद खाली हैं इसमें उनकी योजना है कि जब से टीटी स्टार्ट हुआ है तब से जो भी टेट पास करता गया है जी क्रमशः उन सभी को नियुक्ति दे दिया जाए, या एक साथ दे दिया जाए। जैसे 2 लाख
3 लाख पद एक साथ भरेंगे तो कुछ वर्षों के लोग उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जी हमारे जानकारी में 2011 से 2018 तक लेने की योजना है, जी ठीक है, जितने भी। और एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि टेट नहीं पास हैं, लेकिन वो 2010 के पहले वाले हैं, 2004 की भर्ती वाले, 2007 की, 2008 की, जी ठीक है। तो उस वक्त जब ये भर्ती निकली थी, उस वक्त टीटी था ही नहीं। जी तो अभी तक मैटर वो पेंडिंग है। तो उन लोगों को, जो पुराने लोग हैं, आवेदन कर चुके हैं पुरानी भर्तियों में, उनको टीटी से छूट देते हुए, छूट मतलब ये नहीं कि टीटी पास ही नहीं करना है, छूट मतलब उनको समय दिया जाएगा कि अगर आपने टीटी नहीं पास किया है तो आपको समय दिया जा रहा है, आपको नियुक्ति तो हो जा रही है, अच्छा लेकिन आपको टीटी पास करना ही पड़ेगा, जी क्योंकि अब बीएड वैलिड है, टीटी आप दे ही सकते हैं। जी तो नियुक्ति तो वो दे देंगे, लेकिन आपको कंपलसरी करेंगे कि टीटी पास करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो नियुक्ति में शर्त रहेगा कि टीटी पास करना ही पड़ेगा। यानी कि नियुक्ति के वक्त तो टीटी से छूट मिल जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगी। अभी जी कुछ ही महीनों में आप देखेंगे, जुलाई अगस्त या हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, जी तो नियुक्ति मिलेगी। जो टीटी पास हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जी जो टीटी नहीं पास हैं उनको समय दिया जाएगा कि आपको समय दिया जा रहा है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी दे वो रहेगा जब विज्ञापन जारी होगा। उतने समय के अंदर हर हाल में टीटी पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले समय में ये दिखेगा। तो कुल मिलाकर के विभाग की जो प्लानिंग है उसको समझिए। जी अब जब नई प्रक्रिया कोई चीज होगी जी तो पुराना क्या हुआ है, आपने कहाँ फॉर्म भरा, कहाँ नहीं भरा, कहाँ आपका क्या हुआ था, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आज नया जब कुछ होगा तो आपसे फिर से जानकारी मांगी जाएगी अच्छा कि आपका नाम क्या है, आपके बारे में सारा डिटेल एकेडमिक का, आप नियुक्ति कहाँ चाहते हैं, किन जिलों में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी मांगेंगे आपसे। जी और चूंकि आप पुराने आवेदक हैं तो उसमें हो सकता है कॉलम देखने को मिले कि आप किस भर्ती में आवेदक थे, इस तरह का भी कॉलम उसमें डाल देंगे ताकि आपकी अलग से पहचान की जा सके। जी यानी कि जो भी होगा पुराने पर ध्यान तो दिया जाएगा, लेकिन होगा सब कुछ नए तरीके से। जी कोई डाउट रह गया अब? हाँ नहीं सर, डाउट तो नहीं रह गया, लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा था हम्म सर। मैंने तो मतलब काफ़ी भर्तियों में डाला है, जैसे कि सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसके बाद आई थी 15,000। हम्म उसमें हम लोग भी लखनऊ वगैरह गए थे, बाकी दौड़ धूप किया था। हम्म तो सर 15,000 वैकेंसी दी थी गवर्नमेंट ने। हम्म 15,000 में ऐसा हुआ सर कि मेरिट इतनी हाई थी, और हम फतेहपुर से थे सर। हम्म तो उसमें क्या था कि कानपुर का लड़का ज़्यादातर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, हम्म और बहुत बीटेक किए हुए लड़के भी थे। हम्म तो उसमें मेरिट में हो नहीं पाया था। हम्म फिर उसके बाद फिर सर वो 12,000, 460 आई, 16,000 हम्म आई। तो हम्म हमारी भी एक भाभी थी, उनका तो 16,000 में फरकाबाद से हो गया था सिलेक्शन। हम्म तो 8 जगह थी वहाँ पर वैकेंसी, तो उसमें 16,000 भर्ती आई थी, उसमें तो हो गया। वो भी हमारे साथी की थी, हमसे पहले हम्म उन्होंने बीएड किया हुआ था। हम्म और सर ट्रेनिंग तो उन्होंने पहले कर लिया था, हमारा तो 2008 वाला था, तो हम्म 13 में ट्रेनिंग हुआ था। हम्म तो सर उसमें फिर ऐसे हमने कई भर्तियों में, जो भी भर्तियां आई उसमें हम्म मैंने डाला, लेकिन मेरिट के आधार पे सर नहीं हो पाया। हम्म एकेडमिक मेरिट थी सर। और हम्म उसमें क्या था, हम लोग तो उस जमाने के थे जब पता चले कि सेकंड डिवीजन भी अगर आ जाता था कोई, पास हम्म हो गया तो लड्डू बढ़ जाता था। अरे सेकंड छोड़िए, थर्ड भी आ गया तो भी लड्डू बंटते थे, चलो जी पास हो गया। जी। और सर जब हम एक बार अपने कागज लेने गए, डॉक्यूमेंट्स, हम्म फतेहपुर में, वहाँ पर पीएसए ऑफिस में, हम्म तो बाबू जी एक बैठे हुए थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि आप लोगों का तो होना बहुत मुश्किल है। हम्म अगर गवर्नमेंट कोई नियम बना के नया लेके आती है हम्म तो आपका चयन हो सकता है। हम्म उन्होंने मतलब कि हमको एक सजेशन, क्या एक जवाब दिया। हम्म तो हमने कहा सर देखते हैं, वरना हम लोग तो बेकार हैं ही हैं। हम्म अब सर हमारी एज 46 हो गई है। हम्म अभी तो हम प्रेजेंट टाइम में सर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हम्म हमने शुरुआत में स्कूल जब बीएड करके निकले हैं तो नया नया जोश था सर, हम्म 2005 में बीएड किया था। तो हम्म हमने स्कूलों में पढ़ाया भी। हम्म उस टाइम इतना सर सैलरी वगैरह नहीं होता था। हम्म फिर मैं बाहर की तरफ निकला जॉब के लिए, कार हम्म कंपनी में भी 2-3 कार कंपनियों में किया मैंने जॉब।
उसके बाद प्रेजेंट टाइम में तो मैं एक प्राइम पॉलीप्लास्ट है हम्म। उसमें कर रहा हूँ सर जॉब, अच्छा। प्रोडक्शन सुपरवाइजर पे। अच्छा। हाँ सर। और आपके यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ, जितने भी आप वीडियो डालते हैं वो मैं देखता हूँ, हम्म। सुनता रहता हूँ। आप जो शिक्षा नीति वगैरह बताते हैं, हमें आपसे परिचय ये सर, हमारे एक मामा है झिंझक में, शिव हम्म। कुमार जी। हम्म। तो वो आपकी वीडियो सुनते थे सर। तो अच्छा। तो मैं जब घर गया, गांव गया उनके, तो उन्होंने हमको आपसे बताया कि ये इनसे बात करिए। तो मैंने हम्म। कई बार ट्राई किया तो आपका हुआ नहीं, लेकिन एक बार आपको मैंने मैसेज डाला तो आपने टेलीग्राम का वो हम्म। लिंक दे दिया था, तो उसमें मैसेज आपके आते रहते हैं। हम्म। उसके बाद फिर मैं कल बैठा था तो मैंने फिर आपको कर दिया। आप कहते हैं ना कि जैसे व्हाट्सएप वो कीजिए हम्म। तो ऊपर नीचे हो जाता है, कई बहुत लोग हैं जो करते हम्म। रहते हैं। हम्म। तो मैंने फिर कल ट्राई किया, तो हम्म। जब अभी मैं बैठा हुआ था तो जस्ट आपका वो आ गया मैसेज। हम्म। मैंने तुरंत आपको फोन मिलाया, हाँ, वो मैंने हम इसीलिए कहते हैं कि देखिए, मेरे मोबाइल पर इस वक्त करीब 2,500-3,000 लोगों के मैसेज देखना पेंडिंग है। जी और इतना टाइम नहीं है कि हम प्रतिदिन अगर 100, 200, 300 लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो सबको रिप्लाई कर सकें। नहीं कभी सर। फ्री टाइम में बैठते हैं तो जी ऊपर से जितना मेरे पास टाइम होता है, ऊपर के कुछ लोगों को रिप्लाई कर देते हैं, उनमें से जिनका कॉल वगैरह आ जाता है तो फिर उनसे बात हो जाती है। तो अब जो लोग नीचे हो गए हैं, तो अब नीचे हम जा नहीं पाते हैं सारे मैसेज देखने। इसीलिए हम कहते हैं कि जिन लोगों को मैसेज किए काफ़ी टाइम हो गया, वो अगर फिर से ट्राई करेंगे या हाँ। करते रहेंगे तो कभी न कभी तो बात हो ही जाएगी। नहीं सर, मैं आपसे बात करने के हम बड़े इच्छुक थे कि आपसे एक बार बात हो जाए। हुँ, हुँ। कभी आपसे बातचीत नहीं हुई थी। अ, और तो हम भी आप मतलब इतना किस्मत वाले हैं कि आपका कॉल लग गया, आपसे बातचीत हो गई। अब नहीं, किस्मत वाले नहीं, सभी लोग इक्वल ही हैं। हमसे बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, सबसे बात करना संभव नहीं है। नहीं सर, और पता है मेन चीज क्या है कि आप जो मार्गदर्शन करते हैं ना, जो आप बताने का आपका तरीका है, उससे थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा सा सांत्वना एक्चुअली मिलती है। एक्चुअली क्या है कि आप जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा कि आपने अभी-अभी बताया कि जब आपने बीएड किया था, नया-नया जोश था, तो उस वक़्त किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा या आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा कि बीएड करने से ऐसा-ऐसा होता है, तो इसलिए आपने बीएड कर लिया। फिर किसी ने बताया होगा ये फॉर्म आया है या इसमें ऐसे-ऐसे करने से नौकरी मिलती है। जो लोगों ने कहा, वो जी आप करते गए, जी जो हो रहा था वो आप देख रहे थे, उसको समझने की कोशिश किए, बाकी पूरा सिस्टम नहीं समझ पाया। ऐसे ही हर व्यक्ति जब भी आता है, जिस भी वक़्त करके आ रहा है, जिस भी फ़ील्ड में, सिर्फ़ टीचिंग लाइन ही नहीं, जिस भी फ़ील्ड में जो भी पढ़ाई करके जाता है, वो बिल्कुल न्यू होता है, उसे उस फ़ील्ड की पूरी नॉलेज नहीं होती है। वो जितना देख रहा होता है, उसके सामने जितनी चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें भी वो पूरी तरह हर चीज़ समझ नहीं पाता है, जितना समझता है, उतनी चीज़ को समझ कर के वो अपना करता था। अगर कोई किसी फ़ील्ड में गया, किसी भी फ़ील्ड में जा रहा है, अगर उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करे, हर जगह से नॉलेज हासिल करने की कोशिश करे, तो उसे हर चीज़ अच्छे से पता रहेगा। जब हर चीज़ हमें पता रहेगा, तो फिर हमें किधर जाना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, हम डिसीज़न ले पाएँगे और फिर एक प्लानिंग के तहत हम आगे बढ़ पाएँगे और कोई चीज़ जब प्लानिंग के तहत होता है, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी तो जो भी है, चाहे आज के डेट में जो भी लोग आ रहे हैं जी या पहले वाले जो लोग हैं, शिक्षा विभाग को पूरी तरह से या गवर्नमेंट की नीतियों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। तो बस हम वही कोशिश करते हैं भाई, जो भी आप कर रहे हो, आप ठीक है करो, लेकिन समझने की कोशिश करो। सिर्फ़ आप जाओगे कि विधायक जी से मिलने, सांसद जी से मिलने, मंत्री जी से मिलने, यहाँ ज्ञापन दे दें, वहाँ ज्ञापन दे दें, कोर्ट हाई कोर्ट चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, सिर्फ़ भाग-दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। हम जो करने जा रहे हैं, जी उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर हमें पहले से पता हो, तो वो काम हम डिसाइड कर पाएँगे करें या ना करें। जी जितने भी लोग जाते हैं विधायक के पास, सांसद के पास, मंत्री के पास, सीएम जी के पास या पीएम के पास, कहीं भी जाते हैं, वो मूर्ख हमारी नज़र में हैं। जी। थोड़ा कड़वा बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है, लेकिन स्पष्ट बोलते हैं ताकि वो समझ पाएँ बात को। नहीं सर, मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया, ना मिलने, ना मैं धरना प्रदर्शन में गया, ना कुछ हुँ, ये सब मैं अभी नहीं पढ़ता। अभी आज ही जो है अखबार में न्यूज़ आई है, योगी जी का स्पष्ट निर्देश है सांसद, विधायक, मंत्री लोगों के लिए या जी विधायक जो भी अधिकारी वगैरह हैं, की नियुक्ति से या फिर अन्य इस तरह की जो भी क्रियाकलाप हैं, जी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप लोग दूर रहिए, इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। जी, न्यूज आया था पेपर में। हाँ, हमें पूरा मैंने सेंटेंस पूरी पढ़ा। बात नहीं याद है, थोड़ा-सा हम बस ज़िक्र कर रहे हैं उसका।
कारण क्या है कि वो सही कह रहे हैं। जी अब आप जाइए किसी सांसद, विधायक या मंत्री के पास, उनसे सिफारिश कीजिए, इट मीन्स आपको लग रहा है कि वो कर सकते हैं। अब जी वो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आपको ना तो नहीं कहेंगे, ठीक है भाई हम आपका देखते हैं क्या कर लेंगे, इसी तरह का कुछ गोल-मटोल जवाब देंगे जी और आपका ज्ञापन वगैरह जो भी है ले लेंगे। आप तो जी खुश होकर चले आए कि मंत्री जी तो हमारा जो है ले लिए हैं। आप जी फिर प्रयास करेंगे महीने 10 दिन बाद या जब भी कि उनसे संपर्क करें, पूछें क्या हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप सांसद, विधायक या मंत्री को कोई चीज़ दे करके आते हैं, आपके दे करके वहाँ से निकलने के 1 मिनट के अंदर वो चला जाता है कूड़ेदान में, जी। क्योंकि वो नहीं कुछ कर सकते। और सर उनके पास इन सब चीज़ों से सर होता कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट नियम कोई बनाती है उसके अंतर्गत होता है, उसी में सफलता मिलती है। ऐसे तो देखिए हर चीज़ का विभाग बना हुआ है और जी उसमें विभाग में जो कर्मचारी हैं उनको काम करना है और वो काम खुद से नहीं कर सकते हैं, अपने मन का नहीं कर सकते। जी उन्हें जो निर्देश मिलेगा और निर्देश किसका? जो संबंधित अधिकारी होगा जिसके पास इसका अधिकार होगा, वो जो कहेगा तब। वो ज़माना चला गया जब सांसद, विधायक जो हड़का करके, घूस दे करके या अपनी पौआ जो भी है उसको सेट करके काम करा देते थे, वो ज़माना चला गया। सही बात है। आज के टाइम में आप चाहे सांसद, विधायक, मंत्री, सीएम, पीएम कहीं जाइए, जी अगर आपका कोई काम अटका है, तो ये सोचिए कि हमारा पीएम जो है, हम प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट सोर्स लगा दें और वो करा दें, पीएम भी नहीं करेंगे, सही बात क्योंकि वो एक सिस्टम बना रखे हैं। अब वो सिस्टम से काम करा रहे हैं, सिस्टम को एकदम बढ़िया बना रहे हैं। वो समय कुछ और था, जब कोई खास व्यक्ति आ गया किसी से संपर्क वाला, कोई अप्रोच वाला, उसका काम स्पेशली अलग से कर दिया जाता था। जी जी अब वो समय नहीं है, हम इसीलिए लोगों को समझाते हैं कि भाई अब समझ लो कि इन सब से कुछ नहीं, वो समय कुछ और था जब ये सब करने से हासिल होता था। वो दूसरी सरकारें थीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ थीं जो कि आप धरना कर देते थे, तो उनको जो है आपकी बात माननी पड़ती थी, कमज़ोर थीं वो। जी अब अगर इस 130 करोड़ आबादी है, आज कुछ लोग धरना करके कहें आप उनकी बात मानकर करिए, फिर कल कोई और धरना करेगा फिर आप उनकी बात मानिए, परसों कोई और, तब तो आप तो लोगों के अनुसार चल रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने अनुसार कुछ करने नहीं आता, आपको नीति नहीं बनाने आती। सही बात है। भाई 130 करोड़ के अनुसार आप चलेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। आप जो नियम कानून बनाएँगे और जी एकदम उस पर अडिग रहिए कि यही होगा और फिर जी लोग उसको देख कर के नहीं यही हमें करना है, उसके अनुसार तब वो अपना काम करें, हर चीज़ करें, तब तो सिस्टम चलेगा। जी तो इस समय बिल्कुल यही चल रहा है कि कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई कहीं चला जाए, जी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलने वाला। जी चाहे कितना भी पुराना, नया कोई मुद्दा हो। जो गवर्नमेंट तय करेगी, जो उनकी नीतियाँ होंगी, वो अपनी नीति के अनुसार ही चलेंगे और अगर वो कोई गवर्नमेंट तय कर लेगी, जैसे आपका 2008 का मुद्दा था, जी तब से अब तक लटका है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो नहीं हुआ। जी आप लोगों ने बहुत प्रयास किया होगा। जी हो सकता है कुछ लोगों ने कोर्ट कचहरी भी किया हो। नहीं, कोर्ट कचहरी हुआ था सर, और हर बार हुआ। और हम लोगों का सर पहले एक बार जब इनकी गवर्नमेंट थी, अखिलेश की गवर्नमेंट थी, हुँ, तो हुँ। उसमें ये किसी का आया था, पेपर में भी आया था कि हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड में मैंने पढ़ा था हुँ। कि इन लोगों का बिना टेट के होगा, हुँ, हुँ। है क्योंकि टीटी 10 में लागू हो गया था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद फिर ये गया भी वहाँ पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके मामले में। देखिए, हमने अभी बताया कि जो मुद्दे जहाँ लटके थे पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी आप देखिएगा हम हर किसी से कहते हैं अगर आपका कोई पुराना मुद्दा है, कहीं किसी से कोई संपर्क नहीं करना है, सांसद, विधायक या कोई नेता-वेता कोर्ट कचहरी कर रहा है, बस घर बैठे रहिए और अपना जो भी काम-काज कर रहे हैं, अच्छी इनकम करते रहिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए, खुद नौकरी मिलेगी, घर बैठे मिलेगी। घर बैठे बैठे कैसे क्यों मिलेगी? ये गवर्नमेंट खुद ही सब कुछ कर रही है। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जी आप चाहे राम मंदिर मुद्दा उठा लीजिए जी या ट्रिपल तलाक उठा लीजिए या अन्य कोई बड़ा मुद्दा उठा लीजिए। जी 2014 में केंद्र में बीजेपी आई थी, चाहती तो अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में ये सब करा सकती थी, जैसे अभी कराई है। जी उस वक़्त भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि अभी हमारा जो है पहला कार्यकाल है, अभी बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लान तो किया, लेकिन वो चीज़ें जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने किया, जी है ना? ऐसे ही आप अब स्टेट में आ जाइए, यूपी के अंदर। जी तो
ऐसे ही 2017 में बीजेपी आने के बाद सारा चीज उन्होंने प्लान कर लिया, लेकिन जो ये सब काम इस तरह के होते हैं बड़े, वो बहुत पेचीदे होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें करनी होती हैं। तो सिस्टमैटिक तरीके से बीएड को वैलिड करना, पुराने लोगों का टीटी लाइफ टाइम करना, 2011 के पहले वाले जो 50% से कम है ग्रेजुएशन में उनको वैलिड करना, और भी न जाने क्या क्या हुआ। तो सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। तो जो समस्याएं थी, जो विवाद थे पिछले 5 साल के कार्यकाल में, उनको सुधारे हैं, स्कूलों को सुधारे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल काफी सुधर चुके हैं। जी, पहले से तो बहुत हम्म। बेहतर। अब वो दूसरा कार्यकाल है, इसमें उन सारी चीजों को जो है क्लियर करने जा रहे हैं। और मात्र कुछ महीने आप देखेंगे, जुलाई अगस्त जो भी महीना हो, इसी समय 2022 में ही आप देखेंगे सारी चीजें क्लियर होंगी। और आप लोग का जो मैटर इतने सालों से लटका है, वो सबको नियुक्ति दे करके, चाहे वो 12,460 भर्ती वाले कोई पेंडिंग है, या 16,000 वाले में, या 15,000 वाले में, या 69,000 वाले में, या 68,000 वाले में, या फिर 72,000 की भर्ती आई थी 2011 में उसमें, या 2008, 2007, 2004 वाले, सारे लोग जो भी पुराने पेंडिंग हैं कहीं से, इसी 2022 में सबका मैटर क्लियर हो जाएगा। और कुछ महीने, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो स्कूल बंद है तो सब काम बंद है, विभागीय काम शुरू है, अभी तो विभाग सर अपना काम कर रही है। अभी तो सर उन लोगों की ट्रेनिंग भी बाकी है, शिक्षा मित्रों की, और इनकी शायद छुट्टियों में हो सकता है कि देखिए, ये ट्रेनिंग बहुत विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन चूंकि प्री प्राइमरी नया शुरुआत हो रहा है, जी, तो उससे संबंधित कुछ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग में होता क्या, कुछ जानकारी दी जाती है। जी, तो वो जानकारी जो है आंगनवाड़ी में भी कुछ लोगों को सिलेक्ट करके वहां भी दिया जा रहा है, जी, और शिक्षा मित्रों को भी दिया जा रहा है, और जो कार्य शिक्षक हैं फिलहाल कुछ उन लोगों को भी दिया जा रहा है। तो वो प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति की जानकारी दी जा रही है, ताकि जब वो उनको जो काम जिम्मेदारी सौंपी जाए तो कोई दिक्कत ना आए। तो गवर्नमेंट अपना प्लान करती है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने प्लान किया है, उसमें ये ट्रेनिंग भी था। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रेनिंग चल रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। और आप जानते हैं जब कोई प्लान है उसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो एक चीज़ पूरा होने के बाद ही दूसरा शुरू होगा। तो और सर ये पूछ रहा था, जैसे कि अब पहले तो इन्हीं लोगों का होना होगा, प्राइमरी में भी या शिक्षा मित्र का पहले होगा, फिर हम लोगों के जो समस्या है वो उठाई जाएगी। देखिए, अभी मई चल रहा है, जून जुलाई में भी एडमिशन चलेंगे, जून में स्कूल खुल जाएंगे। जी, तो एडमिशन अभी और चलेंगे, जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य भी पूरा करना है। तो जो चीज़ें होनी हैं आपको जुलाई या जुलाई बाद दिखनी शुरू हो जाएंगी, नियुक्तियां भी उनकी भी घोषणा शुरू हो जाएगी। शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं और नॉन टेट हैं दोनों को सेटल करना है। तो जो नॉन टेट हैं उनको ले जाना है प्री प्राइमरी में, तो उसकी तैयारी चल रही है। और भी बहुत कुछ चल रहा है, हम चर्चा करते रहते हैं बार बार, हर चीज़ अगर आप सुनते होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अखबारों में भी लगातार आ रहा है न्यूज। तो मानकर चलिए, अगर शिक्षा मित्र का पहले होता है, तो शिक्षा मित्र में भी दो कैटेगरी है, एक टेट और एक नॉन टेट। तो नॉन टेट को तो प्री प्राइमरी में ले जाना है, लेकिन टेट वालों को प्राइमरी में रखना है। और टेट वालों में सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं आते हैं, आप भी आते हैं और बीएड डीएलएड वाले भी आते हैं। जी, तो जो वर्षवार हम बताते हैं टेट वाले में, वो सारे लोग आ जाएंगे, और 2010 के पहले वाले भी जितने लोग हैं वो भी आ जाएंगे। तो लगभग ये मान करके चलिए कि थोड़ा आगे पीछे रहेगा, या फिर पैरेलल दोनों चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। जी, अगर आगे पीछे भी होता है तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। और साथ साथ चलेगा तो भी कोई बहुत एक साइड वो चलेगा प्री प्राइमरी का, एक साइड प्राइमरी का चलेगा। तो विभाग तो अपनी पूरी तैयारी कर रखा है, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है उस हिसाब से तो पैरेलल ही दोनों चलने का उम्मीद है। एक तरफ प्री प्राइमरी भी चलेगा, एक तरफ प्राइमरी भी चलेगा, क्योंकि शिक्षा मित्र मेन मुद्दा है, उसमें दोनों हैं, टेट वाले भी नॉन टेट वाले भी। अच्छा, अच्छा, हम्म। तो थोड़ा समय और इंतजार करना बस रह गया है। बाकी आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं मन से करते रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, और अच्छी इनकम करने के लिए अपने आप को और बिजी कीजिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। और बाकी इंटरव्यू डेमो से संबंधित हम बार बार चर्चा करते थे कि किताबें पढ़ते रहिए। जी, कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी हो चुका है, बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के लिए टीचर ही होते हैं, तो टीचर के लिए भी कंपलसरी होगा। तो वो सारी चीज़ें करते रहिए, नए नए स्किल्स, नए नए नॉलेज लेते रहिए। जी। अब सर बच्चे बड़े हो गए हैं इतना कि अब पढ़ाई तो इतनी हो नहीं पाती है सर। अब बिटिया हमारी है आपने वो सर आपने एक ऐसा फील्ड चुना है जी, जिसमें प्रतिदिन
आपको पढ़ना अनिवार्य है। टीचिंग फील्ड ऐसा है कि अपने आप को अपडेट कर, टीचिंग क्या कोई भी फील्ड, अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड चुन लिया और ये सोचे कि हम जो पढ़ाई कर लिए उसी में, तो फिर एक समय के बाद वो फेल होने वाला है, वो बाहर हो जाएगा इंडस्ट्री से, उसे कोई कंपनी नहीं लेगी। जब वो नया नया चीज़ करेगा, नई नई चीज़ें लेकर आएगा, तब तो कंपनियां उसको अपने यहाँ नहीं आओ हमारे यहाँ काम करो, क्योंकि वो नया नया कुछ लेकर आ रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग हट के कर रहा है। तो चाहे वो कोई फील्ड हो, जी नई नई चीज़ें जो मार्केट की डिमांड है, जो जी समय की डिमांड है, उसके अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो फिर हम एक टाइम के बाद रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, साइड कर दिए जाएंगे। और सरकारी नौकरियों में भी देख लीजिए, जी जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया ही जा रहा है। जी भैया जब तुम विभाग के काम लायक नहीं हो, तुम्हारी वजन हो गई है 150 किलो, और तुम पुलिस थाने में जो है तुम हो, अभी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने से चोरी करके भागेगा, तुम पकड़ नहीं सकते, सही बात तुम्हारा है। वजन 150 किलो का हो गया है। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे भाई, पकड़ के जबरदस्ती इसको बाहर करो, हटाओ इसको। जी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विभाग, चाहे कोई विभाग हो, यहाँ शिक्षा विभाग में भी नियम बनाए जा रहे हैं, समय समय पर जो है टीचरों की भी मॉनिटरिंग की जाए, तरह तरह के मानक तय किए जा रहे हैं, टेस्ट लिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए चाहे वो कोई फील्ड हो, जिस भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति है, उसको नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। अगर मार्केट में चाहता है कि उसकी वैल्यू बने रहे, अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को जो है और एडवांस बनाने के लिए नॉलेज गेन करना ही होगा। और सर मेन टीचर का ये मतलब ही होता है, जब आप हर चीज को सीखेंगे तभी तो आप बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, हर चीज के बारे में नॉलेज दे पाएंगे। अब आज के टाइम में कंप्यूटर है, टैबलेट है, मोबाइल है। अभी आप शिक्षक किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, कार्य शिक्षक जो हैं उनमें, चाहे वो परमानेंट वाले हों, चाहे वो प्राइमरी पढ़ाने वाले हों, हाई स्कूल इंटर को, उसमें आप पाएंगे 80% ऐसे टीचर हैं जिनको जो हाथ में मोबाइल लेकर वो बात करते हैं, वो मोबाइल में पूछ दीजिए कुछ चीज़ नहीं बता पाएंगे। अभी सर सुनिए तो सर, अभी एक न्यूज आया था, पेपर में ही था, मैंने पढ़ा था हम्म कि ये जो अभी नहीं वो जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश हम्म हम्म महाना जी, हमारे कानपुर से ही है। हम्म उन्होंने पूरा वो कंप्यूटराइज कर दिया है, पेपरलेस हम्म। विधानसभा। हाँ हाँ, पूरा विधानसभा में जी फोटो आया है, योगी जी भी बैठे हुए हैं, सब पूरा लग चुका है कंप्यूटर वहाँ। सुनिए तो सर, तो उसमें मतलब मुझे बड़ा हंसी आ रहा था कि जब डायरेक्टर जी को जब ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तो ऐसे बैठे थे जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, एक एक सीट लोग, पांच पांच लोग, तो वो कहते हैं बैठ नहीं पा रहे हैं, ये वो। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, अभी तो बैठे रहते थे, अब क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, हम्म शरारती बच्चों की तरीके। हम्म उसके बाद फिर उन्होंने कहा, या तो आपका आप बढ़ गए हैं, जगह तो वही है, उतनी है, हम्म आप लगता है आपका साइज बढ़ गया है, इसलिए नहीं बैठ पा रहे। तो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे हमारा लोकसभा विधानसभा हो, चाहे कोई मंत्री जी हो, चाहे कोई हो, आज के टाइम में अब अगर कोई ये सोचे कि हम अंगूठा छाप रहे हैं और जो है हम सांसद विधायक मंत्री बन जाएं, वो जमाना अब लद गया, गया वो जमाना। अब सांसद विधायक मंत्री बन जाना इतना आसान नहीं है, वो भी जो है हर व्यक्ति देख रहा है कि पढ़ा लिखा है या नहीं, इसको वोट दें कि न दें, नहीं तो अंगूठा छाप रहेगा तो ये क्या करेगा। उदाहरण आप देख लीजिए, बिहार में जो लालू जी के सुपुत्र लोग हैं, जी बिहार की जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया है कि नहीं। जी सही बात है। यूपी में देख लीजिए, पहले के बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, लेकिन आज के टाइम में वो बैठे हुए हैं। जी तो धीरे धीरे बदलाव होगा, जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। ऐसे ही सर, जब मैं गया था एक दिन में काउंसलिंग करा रहा था फतेहपुर में। हम्म। सर उन्होंने क्या किया कि वैसे साहब शायद आ गए थे वहाँ पर हाँ डाइट हमारे, हाँ। डाइट में मैं वहाँ था, तो मैं पूरा व्यवस्थित करके लड़कों को, जितने भी हमारे साथ भाई बहन थे, तो हम्म उनको मैं लाइन में लगा के ये कह रहा था कि सब भीड़ मत लगाओ मेज के पास, एक हम्म से जाओ, अपना अपना काउंसलिंग कराओ। तो हम्म वो मेरे को बहुत देर बात करते रहे। हम्म तो बोले कि बेटा तुम्हारा नंबर कब है, तो हमने कहा सर हमारा तो होना नहीं है। हम्म तो बड़े आश्चर्य रूप से देखने लगे, तो मैंने कहा इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि हम मैरिज में नहीं आ पाएंगे, हम लोग हम्म पुराने लोग हैं सर, हम्म ऐसे तो पहुंचे यहाँ विजिट करके, हम्म और अब मैरिड तो इतनी है नहीं कि जितना ये इन लोगों की मैरिड है, परसेंटेज चल रहा है, तो हम्म उसमें तो हम नहीं आ पाएंगे। हम्म तो वो कहते हैं कि दिख रहा है, मतलब उन्होंने क्या बात किया क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। हम्म फिर
मैंने कहा सर हम लोगों का उद्देश्य है, अब वहां तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इतना उद्देश्य है कि जिस भी विद्यालय में जाएं पढ़ाने, हम्म अगर तो वहां से जब हम हटें या मतलब रिटायरमेंट हो या हमारा ट्रांसफर हो, तो वहां पर जब तक बच्चों या उनके माँ बाप की आंखों में आंसू ना आ जाए तब तक कुछ नहीं। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। हमारा मतलब ये कहने का मतलब था कि हम हम्म। इतना इस स्तर से काम करें कि बच्चों और बच्चों के माँ बाप की आंखों में आंसू आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हाँ हमने ये जो शिक्षण कार्य है जो इस लाइन में आए हैं इसमें हमने कुछ किया है बदलाव। हम्म। क्योंकि मैं सर गया भी था वहाँ पे, ये आपका फतेहपुर में वहीं पर एक स्कूल था, हम्म प्राथमिक विद्यालय। हम्म अरे सर वहाँ पर एक हेड मास्टर थी हमारी, वो रिजवाना खातून करके कुछ नाम था सर, हम्म। राकिया खातून ऐसे ही कुछ नाम था, मुस्लिम क्षेत्र था पूरा। अच्छा। मैं सर जब पढ़ाने गया तो वो अपना वर्क रोक देती थी, जब मैं लेक्चर देता था सर क्लास में बच्चों को हम्म पढ़ाता था, हम्म तो वो सुनती थी बहुत, मतलब अपना वर्क रोक के है। तो हम्म। उन्होंने कई काम मेरे को पकड़ा दिए, बेटा ये कर लो वो कर लो। कभी कभी जैसे जांच भी आ जाए, मैं 3 महीने रहा था ट्रेनिंग पे, अच्छा अच्छा। तो सर जांच आ जाए तो हमको रजिस्टर दे दे। हमने कहा मैम मैं क्या बात करूंगा, आप करिए उनसे, कि नहीं बेटा आप दिखा दो जाके हम्म बात कर लो। तो ऐसे ही सर होता रहा, तो उसके बाद फिर बच्चे इतना जिद करने लगे सर, जो हम्म बच्चे ये समझिए उस परिसर में सर दो जूनियर हाई स्कूल थे, एक गर्ल्स एक बॉयज, हम्म और दो प्राथमिक विद्यालय थे, हम्म एक ही स्तर में एक ही परिसर में थे सर। तो हम्म वहां पर ये होता था कि सर कोई गोली खेल रहा है, मुस्लिम बच्चे थे वो, किसी पे बच्चे लड़कियों की बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं लड़कियों की हम्म तरफ, तो हम्म ये सब चल रहा था, लड़कियां भी बाहर टहल रही हैं। जब मैं सर परिसर में पहुंचा हम्म उसके 2-4 दिन तो मैंने देखा, फिर मैंने 1-2 बार डांटा बच्चों को, तो हम्म वो पूरा परिसर ही इतनी बात मानने लगा सर। लड़कियों ने अगर आ भी रही है और मैं सामने आ गया हम्म लेक्चर पढ़ाने के बाद, अगर बाहर आया क्लास से, तो हम्म वो तुरंत कहती थी सर पानी पीने आई हूँ। और बड़ी हम्म। बड़ी लड़कियां थी, और जो बच्चे थे वो कहते थे सर मुझे पढ़ाया ही नहीं जाता तो हम पढ़ें क्या। तो एग्जैक्टली स्कूलों में अब तक जो स्टेट के स्कूल हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि बच्चा कब वो क्लास में बैठेगा, वो डेली क्यों आएगा स्कूल, उसका इंटरेस्ट जब हो ही नहीं पा रहा, और इंटरेस्ट करने बनाने के लिए आप पढ़ाइए, तो जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो वो आके क्या कर लेगा। अभी क्या है कि बच्चों को आप देख रहे होंगे, तरह तरह के वीडियो आते रहते हैं फेसबुक वगैरह पर, टीचर्स डालते रहते हैं, तरह तरह के माध्यमों से इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ा रहे हैं, और बच्चे डेली वो घर से नहीं, मतलब अब लगाव रह गया, वो इंतजार करते हैं कि कब सुबह हो तो हम स्कूल जाएं। जी। तो बदल रहा है सब। और सर जैसे कि कभी कुछ बच्चों को मैंने देखा था कि अंदर घर का ही पैंट पहने ऊपर स्कर्ट पहने हुए हैं, मतलब गंदे संदे आ रहे हैं। मैंने बहुत डांट डांट के चेंजमेंट कराया। मैं समझिए मेरा वर्क नहीं था कि हमें इतना अधिकार ही नहीं था, मैं एक ट्रेनिंग वाला था सर। हम्म तो फिर भी मैं वहाँ जहाँ ये खाना बनता था सर, मिड डे हम्म मील वगैरह, तो मैं हम्म वहाँ भी पहुँच जाऊँ तो वो लोग पका जाते थे कि सर, कहते थे क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, वहाँ देखने जाता था। हम्म तो वहाँ पर देखा तो मतलब सब ठीक था, बच्चों को भी सब ऐसे जैसे नहीं सर, जैसे एक साथ छोड़ दिया जाए, जैसे स्टेशन स्टेशन से देखा हो टिकट लेने के लिए भीड़ लग जाती है। हम्म तो सर मैंने उनको बच्चों को समझाया, हमने कहा सबको मिलेगा, आप थोड़ा थोड़ा लो, उसके बाद में फिर आके लो, क्रम से लाइन से, मतलब इतना मैंने। और जैसे कि प्रार्थना हुआ, प्रार्थना होने के बाद मैं वहीं पे ग्राउंड में बैठा लेता था अच्छा बच्चों को अच्छा। देखिए, वहां पर। डिसिप्लिन डिसिप्लिन खुद से नहीं आता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, और ये बच्चों के अंदर धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन में क्या क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना उठना है, हर चीज़ जो है सिखाना पड़ता है। तो मैंने डिसिप्लिन सर के लिए तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ये समझिए सर, मैंने उस परिसर में क्या, उस जो स्कूल था उसमें नाम कमा लिया था सर। और बच्चे खुद कहते थे सर घर चलिए, मेरे मम्मी मिलना चाहते पापा, हमने को उनको बुला लाइए, यहीं पे हम्म मिलने आते थे सर वहाँ पर। हम्म। तब वो बच्चे घर में बताते होंगे अपने माँ बाप के, हमारे सर बहुत अच्छे आए हैं, अच्छे ये वो। और जो बड़े बड़े लड़के थे बहुत मतलब शैतान टाइप के थे सर। तो हम्म और जो ये समझिए इतना बिल्कुल कायदे से हो गए थे, अपने क्लास में बैठते थे, हर चीज वो करते थे। हमारे जो वो
जूनियर के भी जो हेड मास्टर थे वो जो कहीं चले जाते तो कहते थे सर जरा देख लीजिएगा, और एक हम्म बार सर मैं जाके और क्लास में और फिर अपने विश्वविद्यालय में आ जाता था, तो हम्म। एक भी बच्चा बाहर नहीं दिखता था पूरा, चाहे 1 घंटा हो जाए 2 घंटा हो जाए, बाहर नहीं निकलता था। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपका जो है कमांड रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, ये सारे टीचर में होना चाहिए। लेकिन सर ये है कि मौका नहीं मिला कि आज वहां तक पहुंच सकते कि कुछ हम लोग अ, बच्चों के लिए या शिक्षा विभाग के लिए कुछ कर सकते हैं अब अभी। ये क्या कहा जाए, दुर्भाग्य जो है स्कूलों का है या बच्चों का है, या क्या किसका कहा जाए दुर्भाग्य। खैर जो हुआ सो हुआ। अब जो है बदल रहा है, तो अब जो है मात्र कुछ महीनों का इंतजार है। आपको जो भी समय मिल रहा है उसमें कोशिश कीजिए कि जो है इंटरव्यू डेमो संबंधित जी जी अपनी तैयारी जारी रखिए। जी। ठीक। एक बात तो सर, एक वाक्य और बताता हूँ आपको। हुँ। हेलो सर, हाँ, हाँ। मैं पढ़ा रहा था, उसमें हमारी क्लास में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 3 बैठे हुए थे, हुँ, हुँ। और सर ब्लैक बोर्ड एक था। हुँ, तो मैं ये जानता था इसमें कौन कौन बच्चा क्या है, तो मैं उसमें 2 लाइनें खींच के ऊपर क्लास लिख दिया, उनको बांट दिया बोर्ड पे ही, हुँ, और हुँ, उसको वर्क करके पढ़ा रहा था। उसी टाइम हमारी डाइट प्राचार्य आ गई सर, हुँ, ग्राउंड पे चेकिंग करने आती थी। हुँ, तो वो आ गई, उन्होंने देखा कि इसमें कौन कौन बैठा है, हमने कहा मैम, हमने कहा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बैठे हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ गई सर कि 3 क्लासों को अकेले कैसे पढ़ा रहे हो। हुँ, हमने कहा हुँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने सिखाया है वही तो मैं कर रहा हूँ। हुँ, उनको मैंने ये जवाब दिया। उन्होंने हमसे बस एक क्वेश्चन किया कि ऐसे कैसे कर ले रहे हो, तो मैंने यही जवाब दिया सर कि आपने ही सिखाया है वही मैं कर रहा हूँ। हुँ। और वो भी मतलब फिर उनके पास कोई शब्द नहीं रहा या कुछ बोल नहीं पाए। एक अच्छे टीचर में यही क्वालिटी होती है कि वो जो है कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, सबको मैनेज कर लेगा। जी। हुँ, तो हुँ। ये मतलब मैं अपनी खूबी नहीं बता रहा हूँ, मतलब सर आपसे शेयर नहीं, नहीं, कर, अच्छी चीज़ है, ये सबके अंदर होना चाहिए। मैं आप वो ना करिए कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड या कुछ समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जो बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ है, लोगों को इस चीज़ को जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसको प्रैक्टिकली जो है करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है स्कूलों में, जी अभी भी इस पूरे शिक्षक नहीं उपलब्ध है, तो कुछ कक्षाओं को साथ में पढ़ाया जा रहा है। जी तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए टीचर के अंदर कि अगर एक साथ पढ़ाने को मिल जाए कुछ कक्षाओं को, जी तो आना चाहिए करने। सबको जी कैसे जो है मैनेज कर सके। हम भी पढ़ा चुके हैं प्राइवेट में और संविदा पर गवर्नमेंट में। तो जी गवर्नमेंट सेक्टर में जब थे तो कभी-कभी ऐसा होता था कि कुछ टीचर्स की कहीं और ड्यूटी लग गई या कुछ टीचर्स छुट्टी पर हैं, तो कुछ क्लास को एक साथ मैनेज करना होता था। तो फिर वहाँ पर जो है सारे टीचर नहीं कमांड कर पाते थे, तो फिर अपने साथ के कुछ ही टीचर थे जो कर पाते थे, फिर उन लोगों की ड्यूटी लगती थी। तो ये सब नहीं कर पाता है, सबके अंदर नहीं होती ये क्वालिटी। सर, आज बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, इतनी बात हुई आपसे कि हमने अपना ये अपने जो अनुभव थे या जो कुछ भी बातें थी, मैंने किसी को भी आज दिन तक शेयर नहीं कर पाए, हमारे जुबान से नहीं निकला, लेकिन आपसे मैंने शेयर किया सर। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब इक्वल यानी कि किसी भी समस्या में आप हैं या किसी खुशी में आप हैं या आपकी जो कंडीशन है उस तरह का कोई मिलता है, तो जी लगता है कि नहीं ये मेरी बात को समझ पाएँगे और उनसे शेयर करने को मन करता है। तो इस फ़ील्ड में जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सब एक ही बीमारी के जो है से ग्रसित हैं, सबकी लगभग मिलती-जुलती समस्याएँ हैं। चाहे वो 2011 वाले हों, चाहे 2018 में कोई आया हो या कोई 2004 या 7-8 वाला है, लगभग मिलती-जुलती ही समस्याएँ हैं। अनुभव अपने-अपने हैं सबके, किसी को कुछ अनुभव हुआ है अब तक का, क्या-क्या किसने फेस किया है। तो हर व्यक्ति चूँकि घर में आप हैं, तो घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो इन सारी बातों को समझ सके जिससे आप कह सकें। ना आपके आस-पास, पास-पड़ोस में हर कोई इस तरह का मिलेगा, ना रिश्तेदारी नातेदारी में मिलेगा। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने जैसे ही लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जैसे आप शेयर कर रहे हैं, वो भी करते रहते हैं। तो एक एक तरह से ये प्लेटफ़ॉर्म भी बन चुका है। लोग अपने-अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं, आप सुनते भी होंगे। जी जी, सुनता हूँ आपके हुँ, वीडियो। हुँ। तो लोगों को जो है थोड़ा-सा वो इसलिए और बात करना चाहते हैं क्योंकि उनके आस-पास कोई आज तक कोई मिला नहीं जिससे वो अपनी बातें हर चीज़ शेयर कर सकें। तो अच्छा लगता है जब लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं तो।
नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और आपने इतना सब बताया, हम तो ये मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों जो जो परेशान हैं, जितने भी हम्म। हैं पुराने, उनको जॉब मिले। और जो आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो उनकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय है ही सर। थोड़े दिन देखिए बाद खत्म लाइफ, हो नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनिए, दीजिए। एक सुनिए चीज, तो सर, 1 मिनट। आपने एक वर्ड बोला है, लाइफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय जैसा कुछ होता ही नहीं है। मेरा मतलब ये है, तो आप उसको वैसा ना समझे, कि मेरा मतलब उससे ये है कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ, हम्म जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता हूँ, एक बच्चे में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, या हम्म। मतलब विद्यालय के हाँ, क्षेत्र में ये बस पढ़ा बात है संतुष्टि या असंतुष्टि वाली। जैसे कि सर एक ये होता है ना कि पता चल गया मेरे अंदर जैसे कि देशभक्ति है, तो हम्म मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सेना में भर्ती नहीं हो पा रहा हूँ, हम्म तो सर एक वो जुनून होता है ना कि मैंने बहुत तैयारी की, अगर मैं कहीं भी बॉर्डर पे गया तो अपना एक जुनून तो दिखा सकता हूँ ना, देश के लिए हम्म। कर सकता हूँ। ऐसे ही हर फील्ड में होता है सर। देखिए, जैसे कि एक चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि अगर कोई व्यक्ति है वो देश की सेवा करना चाहता है, तो देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करना, एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन करना, नेवी ज्वाइन करना सिर्फ एक यही माध्यम नहीं है। देश की सेवा करने के बहुत से रास्ते हैं। आप अगर उठा करके देखेंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक पर मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जो है नॉलेज दे रहे हैं, लोगों की थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। तो वो भी एक सेवा ही है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं उसको उसी रूप में दिया जाए। उसके कई रूप हो सकते हैं। किसी ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर लिया, जैसे उदाहरण हम अपना ही ले लेते हैं। तो अब हम ये सोचें सिर्फ कि हम स्कूल में पढ़ाएँगे, सरकारी मास्टर बनेंगे, तो ही हमारा ये जो है सफल होगा पढ़ना, अन्यथा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हमसे इतने सारे लोग जुड़े हैं, हम लोगों से जो है बातचीत करते हैं और तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो एक तरह से ये भी हम उनको जो है नॉलेज ही दे रहे हैं। तो हम जिस फ़ील्ड में आए थे, शिक्षा देने के क्षेत्र में, लोगों को गाइड करने के क्षेत्र में, वो काम हम दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। तो माध्यम चाहे कोई हो, हम जिस फ़ील्ड में आ गए हैं, उससे संबंधित कोई न कोई रास्ता चुन कर के हम किसी भी तरीके से करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, जो कि आईएएस, पीसीएस बनना चाहते थे, समाज सुधारना चाहते थे, मान लेते हैं वो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा रास्ता चुना। वो उस रास्ते से वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग टीचर बनना चाहते थे, या कुछ लोग कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो वो आज जो है बड़े, आप देखेंगे जितने कोचिंग वगैरह चल रहे हैं उनमें कहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, या कहीं उदाहरण में ले लें खान सर को, पटना वाले। तो उन्होंने, पता नहीं, हमें नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बीएड वगैरह इस तरह का कोई पढ़ाई किए हैं। लेकिन वो टीचिंग कर रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट इसमें था। और अ, गिने-चुने नहीं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं, कोई एक रास्ता चुनना होता है। तो जो भी आप जिस भी फ़ील्ड में जो भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं। उनमें से कोई भी रास्ता चुन लीजिए, किसी भी तरीके से, तरीका कोई हो, काम आप जो करना चाह रहे हैं, वो बस काम होना चाहिए। इसीलिए हम बार-बार लोगों से कहते हैं कि यूट्यूब पर आइए। आपको एक घर बैठे प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। भाई, नौकरी करने के लिए हम किसी के पास जाएँगे, उनसे हम कहेंगे भैया हमें नौकरी दो। वहाँ नौकरी हमें मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो कम से कम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब है, जहाँ पर किसी का कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको मौका देगा या नहीं देगा। आपका सब कुछ आपके हाथ में है। आप के अंदर टैलेंट है, आपके जो भी आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, अगर उसमें दम है, तो आप अपनी बात रखिए, लगातार रखते रहिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया आपको जो है फ़ॉलो ना करे, आपको लाइक ना करे। तो जो भी, चाहे कोई टीचिंग में आ गया है, तो या फिर कोई कुछ और करना चाहता है, तो या कोई जो है घरेलू काम-काज कर रहा है, कोई महिला है, तो वो भी कुछ भी दुनिया को दिखा सकती है। बहुत सारे आज के जो है युवाओं को देखेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको अगर एक्टिंग आ रही है, डांस आ रहा है, कुछ भी, तो आजकल वो वीडियोज़ बना कर के यूट्यूब पर आ गए हैं, और देखिए उनके फॉलोअर्स जो मिलियंस में हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हमें एक्टिंग करना है तो हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में जाएँगे तो ही।
कई रास्ते हैं, यूट्यूब है, ओपन है, सबके लिए खुला है। आपके अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट को रखिए, लोग एक दिन पहचानेंगे ही। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। एक महिला रानू मंडल का नाम बहुत चर्चित हुआ था, एक एजेड महिला जो कि एक प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रही थी कहीं। हाँ जी जी। वो किसी ने उसका वीडियो वगैरह बना करके शायद वायरल कर दिया, और फिर वो धीरे धीरे वायरल होने के बाद इंडस्ट्री वालों ने देखा, उसको अपने यहाँ बुलाया, काम दिया, आज वो फेमस है आज भी। तो इस तरह के उदाहरण बहुत देखने को मिलते हैं। तो मौका सबके हाथ में है। यूट्यूब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे माध्यम है। जो भी आज के टाइम में जो कुछ कर रहा है, बस वो ये सोच ले कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, और दुनिया को ये चीज़ हम दिखाएंगे, तो आने वाले टाइम में उसको रिस्पांस मिलेगा। ये है सर ना कि अगर ये गवर्नमेंट अपनी रंग बदलता है ना, वैसे ही अपनी नाक बदली होती है, ये सब सब ना किया होता तो आज हम लोग आपकी आपकी आवाज़ रह रहा के कटने लग रही है। देखिए, जी गवर्नमेंट को या सिस्टम को या किसी को भी, राजनीतिक पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को, हम चाहे जितना कुछ कह लें, जितने आरोप उनके ऊपर लगा लें, वो चाहे वो सच हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ बदलने वाला है। हमें क्या करना है, जो कुछ है जैसे है, जो दुनिया जैसी है वैसे स्वीकार करके अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में क्या है, हम उस पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। जी अगर ये चीज़ हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो दिन रात बस, हाँ हमारे घर वालों ने ऐसा किया, तो हमारे जो है टीचर ने ऐसा कर दिया, तो हमारे जो है पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, तो इस सरकार ने ऐसा कर दिया, बस वो वही कहानी घिसी-पिटी बार-बार सुनाते रहते हैं। बाकी उन्होंने क्या किया आज तक? ठीक भाई, एक जगह कहीं आप प्रयास किए, किन्हीं कारणों से कुछ नहीं हुआ, 2 जगह किए, 4 जगह किए, नहीं सफलता मिली, तो आपने अपने प्रयास को क्यों रोक दिया? आप लगातार प्रयास करते रहिए, उन चीज़ों को छोड़ते जाइए जो खत्म हो गया। सही बात है सर। भाई, केएफसी के जो ओनर हैं, जी केएफसी का नाम आपने सुना होगा, टीवी पर खूब ऐड आता है। जी उनके बारे में हमने कहीं पढ़ा था कि 70 साल की उम्र में उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अब 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति क्या सोचता है कुछ नया करने का? नहीं कि अब सर। तो भाई हमारी तो जीवन बस थोड़ी ही बची है, अब तो क्या कुछ नया करना। लेकिन उन्होंने केएफसी स्टार्ट किया, और आज वर्ल्ड लेवल पर केएफसी है, हाँ वो सही बात बिज़नेस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आज भी जो है विश्व के अमीर आदमियों में जो एक नाम आता है, जी तो उनकी एज हमें लगता है 70 से 80 साल है। जी जी वॉरेन बफेट, जी आपने भी सुना होगा, उनकी भी एज हम एग्जैक्टली नहीं पता हमें, लेकिन जो पिक्चर्स उनके हमने देखे हैं, वो 70 से नीचे तो नहीं लगते हैं, 60 70 80 के होंगे। जी तो इन लोगों को देख करके लोगों को एक्सपीरियंस जो इनका है, अनुभव रहा है, जो इन्होंने किया, उससे अनुभव लेते हुए, सीख लेते हुए करते रहना चाहिए अपना प्रयास। जी और सफलता असफलता कुछ नहीं है। सफलता, अगर आपने कुछ किया, वो काम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप असफल हो गए, आपने कुछ सीखा उसमें, कुछ अनुभव लिया। अब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो एक बार आपने कर दिया। अगर दोबारा प्रयास करेंगे तो वो गलती तो आप नहीं करने वाले हैं। हाँ, फिर कुछ नई गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो गलती दोहराएँगे नहीं आप। और जो गलती आप कर चुके हैं, फिर कोई और कर रहा होगा तो उसको भी आप जो है कहेंगे, बताएँगे कि नहीं, इस चीज़ ऐसा करने से ऐसा होता है या ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। सही बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। जी और सर आप इलाहाबाद में ही रहते हैं सर? नहीं, हम बनारस से हैं। अच्छा। चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई है। ओके सर। करीब घंटे भर हो गया, ठीक है? ओके सर। ठीक, रखते हैं फिर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हुँ।